सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम के बारे में। यह कहानी है ब्रूनो नाम के चोर की, जिसने सबसे खतरनाक चोरियों को अंजाम दिया है, मगर उसकी एक ही शर्त है कि वो कभी किसी को मारना नहीं चाहता। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने फ्रांस का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक मॉल को देखते हैं जिसके अंदर अभी दो लोग हैं जिनका नाम है ब्रूनो और ड्रेगो। सबको लग रहा है कि ये लोग आम इंसान हैं, मगर ये दोनों इस जगह को लूटने आए हैं। थोड़ी देर के बाद ड्रेगो यहाँ से निकल करके सीधा पहुंचता है कंट्रोल रूम में और वहाँ बैठे आदमी पे बंदूक तान करके कहता है कि सीसीटीवी फुटेज को ऑफ करो और अब तक जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो मुझे दो। इतना कहने के बाद वो सीधा उसे लेकर के जाता है कैश रूम में और सारे पैसों को रखने लगता है अपने बैग में। दूसरी तरफ हम ब्रूनो को देखते हैं जो सारे लोगों को कहता है कि यहाँ पर रॉबरी हो रही है, कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा। मगर मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी को कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं की तो सारे लोग शांत हो जाते हैं। धीरे धीरे ये लोग पैसों को भरने लगते हैं बैग में। तभी हमारे सामने मॉल के बाहर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एनी। एनी ब्रूनो की गर्लफ्रेंड है और इनकी गेटवे ड्राइवर। वो इंतजार कर रही है इन दोनों का कि कब ये लोग पैसे लेकर के आएंगे, फिर ये लोग निकल जाएंगे यहाँ से। अंदर हम ब्रूनो को देखते हैं जिसके हाथ में बैग है। इन लोगों ने सारे पैसों को ले लिया। जाते समय वो सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता है और आकर के बैठ जाता है गाड़ी में। अब ड्रैगो भी आ चुका है, ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तब ब्रूनो देखता है एनी की तरफ और वो अपने आप को नहीं रोक पाता, उसे छूना शुरू कर देता है। एनी भी उसका साथ देती है। इस बीच में ये दोनों डिस्ट्रैक्ट होते हैं और ऐसा लगता है कि इनकी गाड़ी क्रैश करने वाली है, वो भी पुलिस वालों की गाड़ी से। तब ड्रैगो चिल्ला करके कहता है कि भगवान के लिए तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो। तब एनी फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमारे सामने पुलिस स्टेशन का दृश्य आता है। यहाँ पर हम जॉर्ज नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी बैठा है जिसे इन लोगों ने 17वें बार पकड़ा है और एक ही सवाल उससे पूछ रहे हैं। तभी जॉर्ज का साथी आकर के बताता है कि एक और चोरी हुई है शहर में, मगर इस बार उन्हें पता लग गया है चोर के बारे में। वो ब्रूनो की फाइल दिखाता है जॉर्ज को। तब जॉर्ज अपने सामने बैठे हुए क्रिमिनल को कहता है कि तुम जाओ, हमारे पास और भी बड़े केसेस हैं। तब वो चला जाता है। ब्रूनो की फाइल पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि 18 साल का जब ब्रूनो था तब उसे गिरफ्तार किया गया था चोरी के लिए और वो 4 महीने के लिए बस जेल में था। तब से उसे किसी ने भी नहीं पकड़ा। जॉर्ज के सामने एक पुलिस वाला बैठा है जिसका नाम है जॉन लुइस। जॉन कहता है कि अब तक इन लोगों ने $2 लाख चुराए हैं, जो बहुत ही बड़ी रकम है। जितनी जल्दी हो सके हमें इन्हें पकड़ना पड़ेगा। जॉर्ज कहता है कि इसको किसने पहचाना। तब वो 2 औरतों को यहाँ पर बुलाता है क्योंकि इन्हीं दोनों ने शक्ल देखी थी ब्रूनो की। औरतें ब्रूनो की फोटो देख करके कंफर्म करती हैं और ये भी कहती हैं कि ये बहुत ही हैंडसम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनी के साथ ब्रूनो को। ये दोनों खड़े हैं एक पहाड़ के एज पे। एनी बार बार ब्रूनो को कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो नीचे कूद करके दिखाओ। इस बात को सुनने के बाद ब्रूनो एक बार नहीं सोचता और वो ऊपर से कूद जाता है नीचे पानी में। अब एनी उसका इंतजार कर रही है मगर वो पानी के ऊपर नहीं आता। बहुत देर बीत जाते हैं। एनी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। उसे लगता है कि ब्रूनो को कुछ हो गया है। तब वो भी कूद जाती है नीचे पानी में और हर तरफ उसे ढूंढने लगती है। तभी ब्रूनो उसके सामने आता है। उसे देखने के बाद वो उसे गले से लगा करके कहती है कि आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। ये दोनों यहाँ से बाहर निकल करके एक दूसरे की फोटो खींचते हैं और अंत में इंटीमेट होते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद ड्रेगो भी पहुंच जाता है यहाँ पे और बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मारिका आने वाली है। मारिका के आने के बाद ये सारे लोग एक साथ बहुत देर तक मजे करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद इनके बीच आर्गुमेंट की शुरुआत हो जाती है। सब बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में और कौन जिंदगी के बारे में क्या सोचता है। ब्रूनो भड़क जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए और सरकार सबकी आज़ादी छीनती है। सरकार को कौन चलाते हैं? सरकार को नेता चलाते हैं और नेताओं जितना स्वार्थी कोई नहीं है। उनका यही काम है कि सबसे पहले वो अपने आप के बारे में सोचे, उसके बाद अमीर लोगों के बारे में सोचे। इसी की वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है और इसी चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा घिन आती है। मैं इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं पैसे चुराता हूँ और अपनी आज़ादी पे फोकस करता हूँ कि मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। इन बातों को सुनने के बाद एनी भी भड़क जाती है। कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है। तुम सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देख रहे हो, तुम दूसरे पहलू को देखना भी नहीं चाहते, जो कि सरासर गलत है। थोड़ी देर के बाद ये सारे शांत होते हैं और ब्रूनो पैसों को बांटने लगता है एनी के साथ। एनी कहती है कि तुम्हें मेरा हिस्सा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों का पैसा एक ही है। फिर एनी कहती है कि कभी कभी मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि हमें इस गलत काम को छोड़ देना चाहिए। ब्रूनो कहता है कि दोबारा इस बात को मत बोलना, मैं जो काम भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं अमीरों के पैसे चुरा रहा हूँ, जो पैसे उन लोगों ने गरीबों को बेवकूफ़ बना करके जमा किया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मुझे कभी इस काम में कुछ भी गलत नहीं लगता, मैं यही काम करूँगा। तब एनी भी शांत हो जाती है।
फिर से ये लोग रॉबरी करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक ये लोग बहुत सारे स्टोर्स को लूटते हैं। तभी ब्रूनो का कजन उससे मिलने आता है जिसका नाम है पैट्रिक। रात में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तब वो ब्रूनो से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। ब्रूनो मान जाता है और अगले दिन के रॉबरी की पूरी प्लानिंग उसे बताता है। कहता है कि तुम्हें मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही काम करना है, बस एक ही शर्त है कि तुम कोई भी नशा नहीं करोगे और बिल्कुल शांत रहोगे। पैट्रिक कहता है कि ठीक है। सारे लोग चले जाते हैं मगर उनके जाने के बाद वो फिर से नशा करता है। अब प्लान के मुताबिक अगले दिन ये सारे के सारे लोग होते हैं स्टोर के अंदर। ड्रैगो जाता है मैनेजर के पास मगर मैनेजर कहता है कि वो पैसे नहीं देगा। तब ड्रैगो उसे डराना शुरू करता है। दूसरी तरफ ब्रूनो देखता है कि ड्रैगो को बहुत देरी हो रही है। तब वो पैट्रिक को कहता है कि तुम इन सारे लोगों का ध्यान रखो, कोई भी चालाकी नहीं करना चाहिए, मैं ड्रैगो को देखने जाता हूँ। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि ड्रैगो ने बंदूक तान करके रखा है मैनेजर पे और मैनेजर सारे पैसों को डाल रहा है बैग में। दूसरी तरफ पैट्रिक पहुंच जाता है कैशियर के पास और उस पर चिल्ला के बार बार कहता है कि वो पैसों को बैग में डाले। कैशियर कहती है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुरंत अपने हाथों को बांधो। तभी यहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और पैट्रिक को कहता है कि दूर हटो इस औरत से। वो उसे शांत रहने के लिए कहता है और पैट्रिक को भी। तभी पैट्रिक के हाथ से गोली चल जाती है मगर लकीली ये गोली किसी को नहीं लगती। मगर इस आवाज से बाकी सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। तुरंत ये लोग भाग करके चले आते हैं बाहर आने के बाद ड्रैगो पैट्रिक को कहता है कि तुमने ये क्या किया, कभी किसी के ऊपर चिल्लाओ मत। जब रॉबरी होती है तब सारे लोग ऑलरेडी डरे होते हैं, उनसे प्यार से बात करना होता है तभी वो हमारी मदद करेंगे। अगर तुम उन्हें डराओगे तो पैनिक सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, उस औरत को हार्ट अटैक भी आ सकता था। तब पैट्रिक उससे बहस करने लगता है। इस चीज को देखने के बाद ब्रूनो उसका कॉलर पकड़ करके कहता है कि चुप हो जाओ वरना मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा, तुमने गलत किया है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले पहुंचते हैं उस स्टोर में और सारी जगह की शनाख्त करने लगते हैं। तभी मैनेजर आता है पुलिस वाले के पास और बढ़ा चढ़ा के बताने लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। जॉर्ज भी इन सारी चीजों से तंग आ चुका है। तभी जॉन उसे आकर के कहता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, जल्दी ही तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, तुम उस चीज को सेलिब्रेट करो, इन सब के बारे में भूल जाओ, इन सबको हम देख लेंगे। तभी रात हो जाती है। रात में जब ब्रूनो उठता है उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत सारे लोगों को कहता है कि अभी के अभी चीजें पैक करो और गाड़ी में आकर के बैठो। सब बाहर आ जाते हैं। जब ये लोग ड्राइव करके आधे रास्ते में आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस वाले इनके घर की तरफ ही जा रहे हैं। ब्रूनो के इस इंस्टिंक्ट को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा अचंभा है मगर वो सब उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन सब की जान बची है। ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं पेरिस और पार्टी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम मारिका को देखते हैं। मारिका बात कर रही होती है क्रिमिनल से जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वो इन बातों को सुनने के बाद उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ड्रैगो के साथ भी कुछ ऐसा हो। तभी ब्रूनो देखता है कि पैट्रिक बहुत ही ज्यादा नशा कर रहा है और नशा करने के बाद वो एक क्रिमिनल से भिड़ जाता है। ब्रूनो इस चीज को देखते ही ड्रैगो से कहता है कि जाओ और जाके उसे लेके आओ। ड्रैगो जब पहुंचता है क्रिमिनल के पास तब वो बात करता है अपने बारे में और उस क्रिमिनल को पता लग जाता है ब्रूनो के बारे में। ब्रूनो का नाम सुनने के बाद वो शांत है। वो तुरंत आता है ब्रूनो के पास और ये दोनों बातें करने लगते हैं। इस आदमी का नाम है स्टीव, ये भी काम करना चाहता है ब्रूनो के साथ। अगले दिन ब्रूनो पहुंचता है एक स्टोर में और कहता है कि उसे ज्वेलरी खरीदनी है। जब वो लोग उसे ज्वेलरी दिखाना शुरू करते हैं तभी स्टीव बंदूक लेकर के आ जाता है और ड्रैगो भी यहीं पर है। वो सब लोग मिलकर के पूरे स्टोर को लूट लेते हैं। ये इनके लिए एक नई तरीके की चोरी है। आज से पहले इन लोगों ने ज्वेलरी कभी भी नहीं चुराया था। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। जब वो आता है तब उसे एक क्रिमिनल की आवाज सुनाई पड़ती है जो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो जैसे ही क्रिमिनल के पास जाता है वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ ब्रूनो कहाँ पर है और उसका पूरा का पूरा गैंग भी। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ दोगे तब मैं ब्रूनो की जानकारी तुम्हें दूंगा। जॉर्ज मान जाता है। दूसरी तरफ ब्रूनो पहुंचता है एक और स्टोर में और उसे एक $60,000 की घड़ी पसंद आती है जिसे वो एनी को गिफ्ट करना चाहता है। एनी इस चीज को देखने के बाद समझ जाती है कि ब्रूनो इस स्टोर को भी लूटने वाला है। मगर थोड़ी देर के बाद ब्रूनो सच में पैसे निकालता है और उस घड़ी को खरीद करके गिफ्ट करता है एनी को, जिसे देखने के बाद वो सच में बहुत ही ज्यादा खुश है। मगर अब जॉर्ज को इनके बारे में खबर मिल चुकी है। वो एक एक करके इसके पूरे गिरोह को पकड़ने लगता है और वो अंत में पहुंच जाता है ब्रूनो के पास भी। ब्रूनो जॉर्ज के सामने बैठा हुआ है। जॉर्ज उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारा पूरा का पूरा गिरोह है तो अपने बारे में हर एक चीज बताना शुरू करो। ब्रूनो कहता है कि मेरा कोई गिरोह नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता इनमें से जितने भी लोगों को तुमने पकड़ा है। एनी उसके बगल में ही बैठी होती है। जॉर्ज कहता है कि मैं जानता हूँ ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ब्रूनो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसे बस मैं लाया था अपने साथ एक रात बिताने के लिए। तब जॉर्ज भी भड़क जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। सबसे पहले ये लड़की जेल जाएगी, वो भी 5 साल के लिए।
इस बात को सुनने के बाद ब्रूनो भड़क जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें एनी को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं सारी सच्चाई बताऊंगा। जॉर्ज मान जाता है और वादा करता है कि एनी को कुछ नहीं होगा। एक पुलिस वाला एनी को लेकर के चला जाता है बाहर और जॉर्ज पूरी बात बताता है। जल्दी उसके ट्रायल की शुरुआत होने वाली है, मगर उससे पहले उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ब्रूनो कहता है कि मेरी एक शर्त है, मेरे पास जो घड़ी है उसे मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे पिता की घड़ी है। अगर मैंने पुलिस वालों को ये दिया तब दोबारा मुझे ये घड़ी कभी भी नहीं मिलेगी। जॉर्ज मान जाता है। फिर ब्रूनो को डाल दिया जाता है जेल में। जेल के अंदर जैसे ही वो जाता है अपने सेल में, उसकी मुलाकात होती है लुइस नाम के आदमी से, जिसे 12 साल की सजा हुई है। उसने भी एक रॉबरी की थी। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती होने लगती है, मगर अब ब्रूनो अपना चाल चलना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले पहुंचता है एक गार्ड के पास। उसे लगता है कि यह गार्ड बिका हुआ है। वो अपनी घड़ी उसे देता है और अपने संदेश बाहर भेजने के लिए बोलता है। अब वो बड़े ही आसानी से अपने संदेशों को भेज रहा है बाहर, और बाहर के भी संदेश उसके पास आ रहे हैं। थोड़े समय के बाद वो एक शार्प ब्लेड का भी जुगाड़ कर लेता है और इस काम में उसकी मदद कर रहा है लुइस। रात में वो काटना शुरू कर देता है अपनी खिड़की को और लुइस नजर रख रहा है गार्ड पे। जैसे ही आखिरी गार्ड यहाँ से जाता है, खिड़की को काटने के बाद ये दोनों चले आते हैं बाहर। इनके हाथ में एक रस्सी है। वो तुरंत रस्सी को फेंकते हैं दीवार के उस पार। रस्सी जाकर के फंस भी जाती है एक हुक में। अब बड़े ही आसानी से ब्रूनो चला जाता है ऊपर। फिर वो लुइस को कहता है कि वो भी ऊपर आ जाए, मगर लुइस एक बूढ़ा आदमी है। उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि वो ऊपर तक चल सके। तब वो ब्रूनो को कहता है कि तुम जाओ। ब्रूनो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। लुइस कहता है कि अगर तुम नहीं गए तब तुम भी फंस जाओगे। तब जाते समय ब्रूनो उससे वादा करता है कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। दूसरी तरफ स्टीव गाड़ी लेकर के खड़ा है। वो ब्रूनो को लेकर के निकल जाता है यहाँ से। जैसे ही जॉर्ज को यह खबर मिलती है, वो परेशान हो जाता है, मगर अब उसकी परेशानियां खत्म नहीं होने वाली। स्टीव और ब्रूनो ये दोनों मिलकर के शहर में एक के बाद एक ऐसे ही चोरी करते रहते हैं। ऐसा कोई भी ज्वेलरी स्टोर नहीं जिसे इन लोगों ने ना लूटा हो। हर जगह अखबार में इनके बारे में खबर आती है। ब्रूनो एक स्टार बन चुका है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो अमीर लोगों के पैसे लूट रहा है और आज तक उसने जितनी भी रॉबरी की है, उसने कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया। इसीलिए लोग उसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। एक दिन जब जॉर्ज बाहर होता है, तभी उसके पास स्टीव और ब्रूनो आते हैं। ब्रूनो जॉर्ज को कहता है कि तुम्हें मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए। शहर में और भी बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनसे लोगों को दिक्कत है, वो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, तो अगर तुम उनके पीछे जाओगे तब तुम्हें भी कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। इतना कहने के बाद ये लोग सीधा पहुंचते हैं स्टेट प्रिजन। वो मेन गेट पे बताते हैं कि यहाँ पर हम मिलने आए हैं एक कैदी से। कागज दिखाने के बाद उनकी एंट्री हो जाती है। अंदर जाते ही स्टीव सब पे बंदूक तान देता है। गार्ड्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कभी भी मेन गेट से कोई भी नहीं आता और ऐसी हरकत किसी ने नहीं की है। अब तुरंत ब्रूनो चाबी लेता है और पहुंच जाता है वो लुइस के सेल में। उसे लेकर के आने लगता है बाहर। सारे के सारे गार्ड्स कंफ्यूज हैं। ये लोग बड़े ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं और गार्ड्स को समझ में नहीं आता कि ऐसी चीज कैसे हो सकती है। तुरंत एक गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं ये लोग यहाँ से दूर। रास्ते में ब्रूनो लुइस को एक पासपोर्ट देता है और कुछ पैसे। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी ब्राजील की टिकट करवा दी है, तुम वहाँ जाओ, थोड़े समय के बाद मैं आकर के तुमसे वहीं पर मिलूंगा। लुइस भी खुश है। अब ब्रूनो सीधा पहुंचता है एनी के पास और उसे लेकर के जाता है एक होटल में। ये दोनों कुछ अच्छा समय साथ बिताते हैं। यहीं से वो कॉल करता है गोल्ड बायर के पास और डील पक्की कर लेता है कि कहाँ पर इन्हें डील करनी है, मगर उन्हें ये बात पता नहीं है कि जॉर्ज भी इनकी बातों को सुन रहा है। जैसे ही उस जगह पे पहुंचने के बाद ब्रूनो अपने डील को पूरा करता है, बाहर आते ही पुलिस वाले उस पर बंदूक तान देते हैं और वो उसके बाकी साथियों को भी पकड़ लेते हैं। अब उस पर कार्यवाही की शुरुआत हो गई है। जज 5 साल की सजा सुनाता है ब्रूनो को और 5 साल की सजा सुनाता है ड्रेगो को, और उसके साथ साथ एनी को 18 महीने की सजा सुनाई गई है। इन सबको एक ट्रेन में बैठा करके भेजा जाता है जेल की तरफ। रास्ते में ये सब एक साथ पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी ब्रूनो जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ? मैं बिल्कुल भी कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी गरीब आदमी को चोट नहीं पहुंचाई और ना ही किसी गरीब आदमी के पैसे छीने हैं। मैं सिर्फ अमीरों को लूटता हूँ, क्योंकि अमीर भी यही करते हैं। वो भी गरीबों को लूट रहे हैं, जिसमें सरकार उनकी मदद कर रही है। जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला और मुझे इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस एक मामूली मुलाजिम हूँ जो सरकार के लिए काम कर रहा है। सारे चोरों के अपने कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी हम स्टीव को देखते हैं जो ट्रेन में आ चुका है। वो सीधा पहुंचता है इनके कंपार्टमेंट के बाहर और गार्ड पे बंदूक तान करके गेट खुलवा लेता है। स्टीव को देखने के बाद ब्रूनो बहुत खुश है। वो समझ चुका है कि अब वो लोग आज़ाद हैं। सब लोग जाने लगते हैं। तब ड्रेगो कहता है कि मैं नहीं चलना चाहता, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ।
और मेरे हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी भागता रहूं। मैं 5 साल की अपनी सजा पूरी करूंगा, उसके बाद आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताऊंगा। ब्रूनो भी समझ जाता है कि उनके साथ अब ड्रेगो नहीं जाने वाला, तब बाकी लोग यहाँ से दूर भाग जाते हैं। एनी के साथ अब ब्रूनो बहुत खुश है। इसी बीच वो जाता है एक दुकान पे और वहाँ जाते ही उसे ज्वेलरी नजर आती है। वो अपने आप को नहीं रोक पाता और एक और रॉबरी करता है। जैसे ये बात एनी को पता लगती है वो भड़क जाती है। कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लग रहा था कि अब हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे और एक छोटा सा परिवार बनाएंगे, लेकिन हमारा परिवार कभी बनेगा ही नहीं अगर तुम जेल चले गए तो। ब्रूनो कहता है कि मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ, मुझे भी ये सारी चीजें छोड़नी है, मगर अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है। मुझे बस एक लास्ट रॉबरी करनी है जिसमें मैं बड़ा हाथ मारूंगा, उसके बाद हमेशा के लिए हम इन सारी चीजों को छोड़ करके दूर चले जाएंगे। एनी इस बात को सुनने के बाद और भड़क जाती है और कहती है कि मैं अब से चोरी का नाम भी नहीं सुनना चाहती। मगर ब्रूनो इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला। वो अपनी प्लानिंग करता है और स्टीव को लेकर के पहुंचता है शहर के सबसे बड़े स्टोर में और वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हाथ मारता है। इस बार उसने जितनी चीजें चुराई हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर से भी ज्यादा की हैं। मगर अब यह खबर हर तरफ फैल जाती है और सबको ये बात पता है कि इस चोरी को अंजाम देने वाला ब्रूनो ही है। ब्रूनो स्टीव से बात करता है और कहता है कि मुझे इस शहर को छोड़ना है, मैं दूसरी कंट्री में जाना चाहता हूँ। स्टीव उसे ला करके एक नया पासपोर्ट देता है और उसे बताता है कि वो भी कहीं हो सके तो थोड़े समय के बाद ब्राजील आएगा। अपने प्लान के मुताबिक अब ब्रूनो ने अपने हुलिये को बदल लिया है और वो पहुंच जाता है बॉर्डर पे, पर रूटीन चेकअप के लिए उसे रोका जाता है वहाँ पे। जब वहाँ का पुलिस वाला उसके सारे पेपर्स को देखता है तो उसे शक होने लगता है। वो तुरंत ब्रूनो को लेकर के जाता है अंदर। अब वहाँ का ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा है, उसे भी शक हो रहा है ब्रूनो पे। वो सीधा उसे कहता है कि मैं एम्बेसी में कॉल लगा रहा हूँ, तभी हमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई पता लगेगी। इस बात को सुनते ही ब्रूनो की हालत खराब हो रही है। वो इन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरा वक्त जाया कर रहे हो। पर इनकी बातें चल ही रही होती है तभी जॉर्ज चला आता है यहाँ पे और एक बार फिर से उसने गिरफ्तार कर लिया है ब्रूनो को। यहाँ से जाते ही उसके ट्रायल की शुरुआत हो जाती है। इस पर उसे सजा सुनाई जाती है 20 साल की, जिसे सुनने के बाद एनी बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो उसके पास आती है और रोते हुए कहती है कि ये सारा मामला बहुत पहले खत्म हो जाता अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो। अब 20 साल तक तुम जेल में रहोगे, मेरा क्या होगा? ब्रूनो को भी अफसोस होता है कि उसने गलती कर दी है। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो अभी भी प्लानिंग कर रहा है कि वह कैसे भी ब्रूनो को जेल से बाहर निकाले। तभी कोई उसे गोली मार देता है और स्टीव की मौत हो जाती है। तभी जॉर्ज मिलने आता है ब्रूनो से और उसे कहता है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैंने अब तक जितने भी लोगों को पकड़ा है उसमें मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है तुम्हें पकड़ना। ब्रूनो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और यह भी कहता है कि जब भी मैं जेल से छूटूंगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, हो सके तो हम थोड़ा समय एक साथ बिताएंगे। जॉर्ज कहता है कि मैं इंतजार करूंगा। मगर अब जैसे जैसे समय बीत रहा है ब्रूनो बिल्कुल भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो पूरे जेल में अपनी फील्डिंग सेट करने लगता है और सबको अपने तरफ मिलाने लगता है। अब उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार है। उसे एक वॉकी टॉकी भी दिया जाता है कि कब उसे क्या करना है, मगर उसे एक ही हिदायत दी गई है कि जैसे ही मामला खराब हो उसे वापस अपने सेल में आना पड़ेगा। प्लान के मुताबिक ब्रूनो रात में भागने की कोशिश करना शुरू कर देता है, मगर जैसे ही वो आखिरी दरवाजे पे पहुंचता है देखता है कि दरवाजा लॉक है। तब वॉकी टॉकी पे उसे बताया जाता है कि अभी के अभी अपने सेल में वापस जाओ, 2 गार्ड्स इधर ही आ रहे हैं। मगर वो नहीं मानता, उसे कैसे भी भागना है यहाँ से। वो जाकर के छुप जाता है एक अलमारी में। गार्ड्स जैसे ही यहाँ पर आते हैं उन्हें कोई नजर नहीं आता, तब वो वापस जाने लगते हैं। तभी ब्रूनो के वॉकी टॉकी पे आवाज आती है। तब गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वो बड़ी ही बेरहमी से उसे पीट रहा है। ब्रूनो को इस बात का अंदाजा है कि अगले 20 साल तक उसके साथ यही होने वाला है और वो ऐसे अपनी जिंदगी जेल में नहीं बिता सकता। तब वो ऊपर से नीचे कूद जाता है जिससे उसकी मौत हो चुकी है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।